पहले दिल्ली का जंतर मंतर, फिर झारखंड की राजधानी रांची और अब बिहार की राजधानी पटना। जगह बदल रही है, सरकारें बदल रही हैं, परीक्षाओं के नाम बदल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने वाले चेहरे लगभग एक जैसे हैं। हाथों में डिग्री और आंखों में सरकारी नौकरी पाने का सपना लिए छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी। कहीं पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, कहीं परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ, कहीं सालों से अटकी भर्ती को पूरा कराने के लिए और कहीं परीक्षा कैलेंडर जारी कराने के लिए। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिस छात्र को लाइब्रेरी और परीक्षा केंद्र में होना चाहिए, उन्हें अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, युवाओं के प्रति अपनी जवाबदेही से क्यों बच रही हैं? चुनाव आते ही युवाओं को नौकरी और भर्ती का भरोसा दिया जाता है। महिलाओं से लेकर किसानों और बेरोजगारों तक के लिए नकद सहायता और दूसरी लोक लुभावन योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद परीक्षा, भर्ती और रोजगार की बुनियादी व्यवस्था फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाती है। आज सियासत में बात छात्रों के टूटते सब्र की बांध की करेंगे, जिसने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। ये है बिहार की राजधानी पटना का गर्दनी बाग, जो छात्र आंदोलन का नया केंद्र बन गया है। पटना के गर्दनी बाग में छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्र कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन छात्र न्याय सत्याग्रह पर बैठे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र सत्याग्रह कर रहे हैं। शुरुआत बीपीएससी की टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग से हुई, लेकिन आंदोलन सिर्फ एक नोटिफिकेशन तक सीमित नहीं रहा। टीआरई 4 के अलावा बीएसएससी, एसटीईटी, समय पर परीक्षा, पारदर्शी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी दूसरी मांगें भी इसमें शामिल हो गई। आंदोलन के बीच ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने टीआरई 4 के तहत 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। टीआरई 4 में पीटी और मेंस के जरिए परीक्षा कराने की बात कही गई है। नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है, जबकि टीआरई 1, 2 और 3 में ऐसा नहीं था। छात्रों का कहना है कि जो भी प्रयोग करना है वो टीआरई 5 से कीजिए। छात्रों को डर है कि पीटी और मेंस के नाम पर फिर से 4 सालों तक परीक्षा को टाल दिया जाएगा। छात्र नेता दिलीप ने कहा कि ये परीक्षा एक बार में ली जाए। हम लोगों की मांगे हैं टीआरई 4 का विज्ञापन यानी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ 24 घंटे के अंदर जारी करे, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का एग्जाम होना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। अभी तक एग्जाम तो छोड़िए, विज्ञापन ही नहीं आया। फरवरी में भी कहा गया कि जल्द विज्ञापन आएगा, अप्रैल में कहा गया 26 अप्रैल से फॉर्म भराएगा, लेकिन नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी बार बार कह रहे थे जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा, जुलाई में हर हाल में आ जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो अब या तो टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे, मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दे। और एकल परीक्षा, एक परीक्षा चाहिए पहले की तरह, क्योंकि 2 साल की देरी हो चुकी है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पानी सर के ऊपर जा चुका है, धैर्य की सीमा समाप्त है। अगर पीटी मेंस करना है तो टीआरई 5 से करे, उसकी सूचना अभी दे दीजिए, उसका सिलेबस अभी जारी कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट उस अनुसार तैयारी कर ले। ये तानाशाही और मनमानी नहीं चलेगी। एक परीक्षा चाहिए टीआरई 4 में, क्योंकि 2 साल की देरी हो चुकी है। और अगर अब पेपर लीक होता है किसी भी परीक्षा में तो 5-5 हजार रुपया सभी परीक्षार्थियों को देना होगा। और 17वीं बीपीएससी की जांच हो में जो धांधली सेटिंग हुई, हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव बंद हो, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद अभ्यर्थियों को मिले, परीक्षा बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। बीएसएससी दरोगा सिपाही में पारदर्शिता लाई जाए, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, बीटी का आयोजन कराया जाए, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो और संविदा वेटेज हटे, ऑफलाइन परीक्षा कराई जाए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की। आज इन छात्रों की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च भी निकाला, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे,
और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां, बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती, और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक विज्ञापन जारी होने से समस्या खत्म हो जाएगी? अभ्यर्थियों की शिकायत यही है कि समस्या किसी एक परीक्षा की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जिसमें छात्रों को ये पता नहीं होता कि विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा और नियुक्तियां कब होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर हुआ था, लेकिन देश भर से छात्र अपने अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन में शामिल हो गए। मकसद था अपना रोष जताएं और अपनी बात सरकारों तक पहुंचाएं। जंतर मंतर पर छात्र पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर सड़कों पर थे। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि मामला संसद तक पहुंच गया और आखिरकार केंद्र सरकार को परीक्षा व्यवस्था में बदलाव और पेपर लीक रोकने के लिए कदम उठाने पड़े। अब एनटीए भी अपनी परीक्षा प्रणाली में 4 स्तर की जांच और निगरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। यानी सरकार भी यह स्वीकार कर रही है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता मजबूत करने की जरूरत है। सवाल है कि अगर व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी तो उसके लिए छात्रों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? झारखंड की रांची में छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार मामला इतना बढ़ा कि सरकार को भर्ती परीक्षाओं पर बड़े फैसले लेने पड़े। छात्रों के आगे हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन के बाद 24 परीक्षाएं रद्द कर दी गई। लेकिन यहाँ भी समस्या खत्म होने के बजाय एक नया संकट खड़ा हो गया है। जेएसएससी सीजीएल पास कर चुके करीब 2000 अभ्यर्थी अब अपनी नौकरी बचाने के लिए सड़कों पर हैं। उनका सवाल है कि अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी या व्यवस्था ने गलती की तो उसकी सजा सफल अभ्यर्थियों को क्यों मिले? यानी पहले परीक्षा कराने के लिए आंदोलन, फिर परीक्षा की जांच के लिए आंदोलन और अब परीक्षा रद्द होने के बाद नौकरी बचाने के लिए आंदोलन। यह किसी भी भर्ती व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आंदोलन के बाद ही सरकारें जागती हैं? दिल्ली, झारखंड और बिहार की घटनाओं में एक सा पैटर्न दिखाई देता है। छात्र महीनों तक शिकायत करते हैं, ज्ञापन देते हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चलाते हैं, अधिकारियों और आयोगों के चक्कर काटते हैं, लेकिन बड़ा फैसला तब लिया जाता है जब छात्र हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं और मामला राजनीतिक संकट बनने लगता है। यहीं पर सरकारों की जवाबदेही का सवाल भी खड़ा होता है। क्या हमारे यहाँ शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है? अगर परीक्षा में गड़बड़ी है तो जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही पहले ही क्यों नहीं तय की जाती? अगर भर्ती निकालनी है तो उसका सालाना कैलेंडर पहले से क्यों नहीं जारी किया जाता? अगर पेपर लीक होता है तो छात्रों को दोबारा महीनों और सालों तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? और अगर किसी परीक्षा को रद्द करना पड़ता है तो निर्दोष अभ्यर्थी के समय, पैसे और उम्र की भरपाई भला कौन करेगा? केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट के जरिए पेपर लीक, प्रश्न पत्र तक अनधिकृत पहुंच, ओएमआर शीट में छेड़छाड़, परीक्षा में संगठित अनुचित साधनों के इस्तेमाल को अपराध के दायरे में रखा है। पर सवाल उठता है कि क्या कानून बना देना ही पर्याप्त है? पेपर लीक की नौबत ही क्यों आती है? लेकिन छात्रों का सवाल कानून के अस्तित्व से भी आगे का है। और क्या परीक्षाएं करवाने के लिए भारतीय वायुसेना और आर्मी, नेवी का इस्तेमाल किया जाएगा? सीमा पर चौकसी छोड़ हमारे देश के जवान अब परीक्षा करवाएंगे? नीट की जब दोबारा परीक्षा हुई यही तो देखने को मिला। आपने सुना है कभी किसी देश ने अपने यहाँ परीक्षा कराने के लिए आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल किया हो? क्या सरकारें और प्रशासन इतनी मक्कार और नकारी हो चुकी है? देश में परीक्षाएं आज से नहीं, भारत की आज़ादी से पहले से होता आ रहा है। पर आपने कभी सुना कि सेना का कभी परीक्षा कराने के लिए इस्तेमाल किया गया हो? लेकिन मोदी राज में कुछ भी संभव है। एक नौकरी के लिए लाखों दावेदार और इसके पीछे दूसरी बड़ी समस्या रोजगार की है। सरकारी नौकरियों की संख्या और उनके लिए आवेदन करने वाले युवाओं के बीच खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि एक भर्ती लाखों छात्रों के लिए जीवन मरण का सवाल बन जाती है।
हाल ही में एक रिपोर्ट में झारखंड की एक भर्ती का उदाहरण दिया गया, जिसमें महज 583 सरकारी पदों के लिए 5 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। सोचिए, जब एक सीट के लिए सैकड़ों या हजारों युवा खड़े हो और उसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, वर्षों तक भर्ती अटक जाए, तो नाराजगी कितनी गहरी होगी। छात्रों के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती है, इसके साथ उनकी उम्र, परिवार की जमा पूंजी, कोचिंग का खर्च और कई वर्षों की मेहनत जुड़ी होती है। लेकिन अब सरकारों का क्या है? चुनाव जीतने के लिए नया फार्मूला खोज निकाला गया है। महिलाएं, जो देश की आधी आबादी है, उनके खातों में पैसा डालो और चुनाव जीतो। सत्ता में बैठे लोग ये मानकर बैठे हैं कि रोजगार देने से कोई भला चुनाव जीतता है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्यों की राजनीति में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का चलन चल पड़ा है। गरीब परिवारों, महिलाओं, किसानों या जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता देना अपने आप में कोई गलत नहीं है। कई परिस्थितियों में ऐसी योजनाएं बेहद जरूरी होती हैं। लेकिन अब रोजगार देने या रोजगार के अवसर बढ़ाने की जगह वोटरों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर राजनीतिक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता पाने का ये सबसे सरल तरीका है। नौकरी देने की व्यवस्था सुधारने के बजाय खाते में पैसा डालो, लाभार्थी वोटर तैयार करो और सरकार वापस आ जाएगी। यह सवाल किसी एक पार्टी से जुड़ा नहीं है। देश की सभी राजनीतिक दलें आजकल यही कर रही हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, या फिर जो सत्ता में आने का सपना पाले हुए हैं, वो भी यही सब्ज़बाग दिखा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव में फ्रीबीज के प्रभाव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 10,000 रुपए जब महिलाओं के खाते में डालकर आचार संहिता का उल्लंघन कर निष्पक्ष चुनाव प्रभावित किया जा रहा था, तब कुछ नहीं कहा गया। गरीब महिला के खाते में आर्थिक मदद पहुंचाना उसकी जिंदगी बदल सकता है। किसानों को आर्थिक सहायता देने से उस पर महंगाई का बोझ कम हो सकता है। बुजुर्गों को पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये योजनाएं रोजगार, अच्छी शिक्षा और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था का विकल्प नहीं बन सकती हैं। सरकारें किसी की भी हो, सवाल एक होना चाहिए। दिल्ली में केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार से सवाल पूछा गया और अब बिहार में सम्राट चौधरी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। यही लोकतंत्र की कसौटी भी होनी चाहिए। लेकिन देश के करोड़ों युवाओं के सामने सवाल यह है कि क्या उन्हें सिर्फ किसी योजना का लाभार्थी बनना है या रोजगार पाने वाला नागरिक? क्या सरकार की सफलता का पैमाना सिर्फ ये होना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए खाते में पहुंचे, या उससे यह भी पूछा जाना चाहिए कि उसने कितनी नौकरियां अपने कार्यकाल में दी? युवाओं का भरोसा पैसे से नहीं, पारदर्शी परीक्षा, समयबद्ध भर्ती, रोजगार और जवाबदेही से ही जीता जा सकता है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।